हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ जो आने वाला जो एग्जाम है जैसे कि सीटेट है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही छत्तीसगढ़ का जो असिस्टेंट टीचर का पोस्ट खुलने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही अगर इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है वहाँ जनवरी 2022 के जो अलग अलग एग्जाम हुए थे, क्योंकि सीबीटी में जो है एक दिन का नहीं होता, वो क्या है अलग अलग सेट में चलते रहते हैं। तो उस सेट का जो है जनवरी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो फिर यहाँ वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो चलते यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बाल विकास के जो सिद्धांत रहते हैं उसमें से यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको ये बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पहला रहेगा सही रहेगा। जैसे कि क्या बोला गया है कि विकास जो है शरीर के केंद्रीय भाग से बाह्य भाग की ओर चलता है। जैसे कि केंद्रीय भाग है, यानी कि कह सकते हैं कि बाहर मतलब जो विकास है, ठीक है, तो वहाँ शरीर का जो केंद्रीय भाग है यानी कि मध्य भाग से लेकर वहाँ बाहरी भाग यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ चलता है। तो इस तरीके से इसका आंसर पहला हुआ। दूसरा प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में एक जो अध्यापिका है वहाँ किसको महत्व देती है। तो इसका जो जवाब किया जाएगा यहाँ पर दूसरा रहेगा। दूसरा में क्या बोला गया है कि ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को किसको महत्व देती है, ज्ञान की सक्रिय संरचना, यानी कि अगर ज्ञान को प्राप्त करना है, अधिगम करना है, तो उसके जो सक्रिय संरचना यानी कि जो प्रारंभ में जो चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रहा है, उस संरचना के बारे में अच्छे से जानना ही इसका आंसर सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए जैसे कि लेव वाइगोस्की, ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने जो भाषा और विचार पर अपना जो सुझाव दिया है उसको बताना है कि क्या सुझाव दिया गया है। तो इसका जो आंसर किया जाएगा वहाँ भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। क्या बोला गया है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। तो इसका जवाब तीसरा रहेगा। दोस्तों, मेरा क्या है जो MCQ करके आप लोगों को तुरंत बताना ही है ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत लगता है वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा डिटेल भी बता रहा हूँ। आप लोगों को निवेदन है कि आप जो वीडियो को पॉज कर करके देखना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो है अपने हिसाब से एक बार आंसर को लगा के देखना ताकि आप लोगों को पता चल सके। और याद रखना, आप लोग जो सीटेट की तैयारी कर रहे थे उसका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर और जनवरी के आसपास में होगा। तो फिर बहुत ही समय कम बचे हुए हैं, क्योंकि 31 तारीख से आने वाला जो 31 तारीख है उसमें इसका एग्ज़ाम फॉर्म जो है डलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो है आप जो है थोड़ा जल्दी डालना, क्योंकि उसमें सेंटर में भी दिया था कि जो पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से सेंटर मिलेगा आप लोगों को। इसलिए जो है अच्छे से डालना, फॉर्म को डालना जरूर है और जो तैयारी भी अच्छे से करना है। चौथा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अधिगम क्या है, सीखना है। अब सीखना है उसे कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि प्रभावित करते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ है, संवेग है, तो शिक्षा शास्त्री उपागम है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ ये सभी रहेगा। यानी कि अगर जो अधिगम को प्रभावित करता है तो वो उसमें जो है अभिप्रेरणा का भागीदारी होता है, मतलब लोगों को जो है प्रेरित करना है, अभिप्रेरित करना है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक संदर्भ में यानी कि समाज के जो अच्छे है उसको संदर्भित तौर पर उपयोग करना है और संवेग करना है। साथ ही जो शिक्षा शास्त्र का उपागम है, इन चारों का जो है प्रभावित करते हैं, जो अधिगम को प्रभावित करने के वाले कारक है ये। पांचवा प्रश्न है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। तो बच्चों में जो भाषा का विकास है वहाँ किससे प्रभावित होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिएगा उसमें इसका जो आंसर आ जाएगा तीसरा रहेगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। ठीक है, क्या बोला गया है, जैसे कि देखना आप लोग जो है, जैसे छोटा सा बच्चा रहता है, ठीक है, अब वो बच्चे में जो भाषा का विकास होना है तो किस तरीका से हो सकता है। एक तो हो सकता है अनुवांशिकता की वजह से, यानी कि उसके माँ बाप की वजह से या फिर उसके दादा की वजह से जो अनुवांशिकता चलता है, जैसे कि जीन है, ठीक है, जीन से है तो उसमें जो है अनुवांशिकता के तौर पर चलता है। और दूसरा है पर्यावरण।
यानी कि जो उसके रहने के जो माहौल रहता है, उसके आसपास का माहौल रहता है, वही पर्यावरण है। तो उसी पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसका जो बच्चे में भाषा का विकास होता है। कहते हैं जैसे कि कोई एजुकेशन जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई डेवलपमेंट सोसाइटी, तो बच्चे क्या करते हैं उसी तरीके से सोचते हैं। अगर बच्चे एक जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो ग्रामीण एरिया के हिसाब से सोचते हैं। तो कुल मिला के जो पर्यावरण मिलता है, वहाँ की जो माहौल मिलता है, उस आधार पर बच्चे क्या है सीखने लगते हैं भाषा का, उसके में विकास होने लगता है। छठा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा। क्या बोला गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें आंसर क्या रहेगा, दूसरा आ जाएगा। जैसे कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। क्या बोला गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगमकर्ता यानी कि जो सीखने वाले होते हैं, उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का यहाँ पर सम्मान किया जाता है। यही एक प्रगतिशील कक्षा का उद्देश्य है। सातवां प्रश्न है, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, अब उस बच्चे को बार बार ये बोलते हैं कि उसमें जो है अधिगम के लिए योग्यता नहीं है, उसमें योग्य नहीं है। जैसे कि तुम बहुत गधे हो, ठीक है, जैसे कि सामान्य भाषा में बोलते हैं कि तुम बहुत गधे हो। तो इससे होगा क्या, बच्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो आंसर रहेगा पहला आ जाएगा, ठीक है। बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित होगा या फिर निष्प्रेरित हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि कोई बालक को बोलते हैं हम लोग कि यहाँ बच्चे थोड़ा सा गधे हैं, तो उसके मन में कभी कभी भावना ये आ जाता है कि नहीं, मुझे अच्छा होशियार बनना है। तो वो क्या करेगा, अति पढ़ाई करेगा, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेगा और वो अपने आप को जो है एक जो अच्छे बच्चे रहते हैं उस तक ले जाएगा। तो ये क्या हुआ, अनुप्रेरित हुआ। और एक क्या होता है, निष्प्रेरित। निष्प्रेरित मतलब क्या होता है कि अगर बच्चे ने ठान लिया, अरे यार मैं तो गधे यानी कि मैं होशियार नहीं हूँ, तो उसके मन में वहाँ हमेशा वैसे ही रह जाएगा। इसलिए जो है दोनों प्रभाव कर सकते हैं उसके बातों से। आठवां प्रश्न है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। समस्या या फिर जो समाधान है कौशल को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। इसका जो जवाब किया जाएगा यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। हर चीज़ का दो पहलू होता है। अगर समस्या है तो उसका समाधान होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। अब ऐसा नहीं कि उसके जो तरीके हैं उसमें वैकल्पिक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नहीं है, अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। बस वो क्या है, अपने को जो सुझाव मिलता है, आप जो खुद कर सकते हो, उस जो वैकल्पिक है उसका चयन किया जाता है। नौवां प्रश्न है, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। क्या बोला गया है कि गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहां तीसरा आ जाएगा, सांगीतिक योग्यता से। क्या बोला गया है, सांगीतिक योग्यता से यहाँ संबंधित है। 10वां प्रश्न है, दोस्तों प्रश्न इसका लंबा है, हालांकि इसका आंसर बहुत छोटा रहेगा। क्या बोला गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इतना इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिल हेतु सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। क्या बोला गया है कि जो निजी विद्यालय है, जो प्राइवेट स्कूल है, उसमें जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उन लोगों के लिए इसकी व्यवस्था किया गया है दाखिले के लिए, ठीक है। तो इन छात्रों में सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरीके से शिक्षा शास्त्र का उपयोग या फिर प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो जवाब किया जाएगा वहाँ साम्यता पर आधारित। दोस्तों यहाँ पर जो समानता पर आधारित नहीं है, साम्यता पर आधारित। समानता पर आधारित मतलब होता यहाँ पर भेदभाव नहीं होता। एक अमीर वर्ग के बच्चे हैं, एक गरीब वर्ग के बच्चे हैं। यहाँ पर अगर समानता पर आधारित कर देंगे तो फिर उसके लिए जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर इसका जो आंसर क्या आएगा, साम्यता पर आधारित। साम्यता के दृष्टिकोण से जो कमजोर वर्ग के बच्चे रहते हैं, कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी रहते हैं, उसको दाखिल कराने के लिए एक यहाँ पर आरक्षण किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है। 11वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, इसके जो नैतिक विकास के सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि जैसे कि कोई सजा टालना है, अगर किसी को सजा दे दी है, उस सजा को टालना है, ठीक है, खासकर से बच्चों में, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, तुमको नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये सजा नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, तो इस चरण को कहा जाता है प्रथा पूर्व चरण। प्रथा पूर्व चरण कहा जाता है। इसका आंसर रहेगा यही जो है दर्शाता है। 12वां प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है? क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो इसका जवाब क्या जाएगा? प्राथमिक कारक है मतलब जो प्रारंभिक रूप से निकट इस तरह जो परिवार है, यानी कि जो निकट के परिवार रहते हैं वही जो इसके प्राथमिक कारण है। जैसे कि समाज रहता है, अब समाज में बच्चे का जो सबसे करीबी का जो लोग रहते हैं वो कौन रहते हैं? परिवार के लोग ही रहते हैं, तभी जाके परिवार से समाज बनता है। तो यही इसका कहने का मतलब है कि समाजीकरण का जो प्राथमिक कारण है वहाँ निकट जो परिवार रहते हैं वही इसका आंसर रहेगा। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था चरण के समानुरूप है? दोस्तों यहाँ जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो है हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में भी देखेंगे और साथ ही जो इसका जो डिटेल रहता है उसके हिसाब से भी देखने वाले हैं। ठीक है, देखो जीन पियाजे ने अपने जो संज्ञात्मक विकास है उसमें अलग अलग सिद्धांत दिया है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि मूर्त जो संज्ञात्मक जो अवस्था है या फिर जो चरण है उसमें समनुरूप है। तो क्या समनुरूप है? इसका जो आंसर रहेगा वहाँ तीसरा रहेगा। 7 से 11 साल, 7 से 11 साल के मध्य रहता है। मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को 4 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, बांट दिया है। अब वहाँ निम्न में से कौन सा है? जैसे कि देखते हैं यहाँ पर पहला आता है इंद्रजनित गामक अवस्था। क्या बोला गया है? इंद्रजनित गामक अवस्था है जो कि जन्म से 2 वर्ष तक के जो बीच है उसको माना गया है। ठीक है, दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच के माना गया है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जैसे कि अभी यहाँ पर प्रश्न बोला गया है। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वहाँ 7 से 11 वर्ष के बीच माना गया है। और औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से आगे को माना गया है। यही जो है जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास की जो अवस्था है वहाँ है। 14वां नंबर का प्रश्न है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली कि वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका का यह प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है, जैसे कि एक घोड़ा है, अब घोड़ा का साइज कितना बड़ा रहता है आप लोगों को पता ही है, और एक कुत्ता का साइज कितना रहता है आप लोगों को पता है। ठीक है, तो एक बालिका जो है इसे देख कर बोलती है कि वाह इतना बड़ा कुत्ता। अब ये बताना है कि जीन पियाजे की जो संज्ञात्मक जो अवस्था है उसके सिद्धांत के अनुसार पर जो बालिका ने यहाँ जो शब्द बोला है उसकी जो प्रतिक्रिया निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो इसका जो आंसर जाएगा आत्मसत्कारण या फिर समावेशन। आत्मसत्कारण या फिर समावेशन इसका उदाहरण रहेगा। 15 नंबर का प्रश्न है, अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए। क्या बोला गया है? अधिगम संकल्पों को सुसाध्य यानी कि जो सिखाने की जो कला है उसके जो संकल्प रहता है उसको अलग अलग तरीके से बताने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो क्या प्रयोग करना चाहिए? जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व देता है। यही जो इसका आंसर सही रहेगा। जो विभिन्न संकल्पों के, संकल्प मतलब क्या होता है? अगर एक बार व्यक्ति संकल्प ले लिया, ठान लिया कि मुझे ये करना है तो वहाँ करेगा। तो इसमें बोलने का मतलब यही है कि विभिन्न संकल्पों के बीच जो संबंध को खोजने को महत्व देता है। 16 प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो क्या व्याख्या करता है? लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वहाँ इसका जो आंसर क्या आएगा? संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की यह जो है इसकी व्याख्या करता है। इसके जो मुख्य सिद्धांत दिया है उसके आधार पर। 17 प्रश्न है, क्रिकेट का पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। ठीक है, तो अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? जैसे कि एक क्रिकेट संबंधित वार्तालाप हो रहा है, उसमें जो है अध्यापक रहता है वो खाली लड़कों से ही बात कर रहा है, लड़कियों से बात नहीं कर रहा है। तो यह जो है सोच है यानी कि यह जो प्रक्रिया है वहाँ किसका उदाहरण है? इसका जो जवाब आ जाएगा जेंडर पक्षपात। इन्होंने जो है जेंडर पक्षपात किया यानी कि लड़का और लड़की में भेदभाव किया है, यही इसका आंसर रहेगा। 18 प्रश्न है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसे आकलन योजना करेंगे जो, क्या बोला गया है कि आपको जो है अपनी कक्षा में किस तरीके से ऐसे आकलन करेंगे जो क्या रहेगा? आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित हो, यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आकलन के जो अलग अलग तरीका रहता है उसी पर आधारित हो, यही इसका आंसर सही रहेगा।
19वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापक अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? क्या बोला गया है, जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसे पाठ प्रदान करने की जो प्रभावशाली तकनीक है वह कौन सी है? तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है इसमें इसका सही जवाब आ जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा। समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई बालक है या बालिका है अपने कक्षा में कुछ कार्य कर रहा है, अब अगर वहाँ बीच में कोई जगह रुक गया, अगर कोई भूल गया, ठीक है, अटक गया बीच में, तो उसको क्या करना चाहिए, टीचर को करना चाहिए, उसको बताना नहीं है बल्कि एक संकेत के माध्यम से या फिर उसे जो इशारा करके इसको समझा देना चाहिए, ताकि वह बच्चे अपनी जो मुख्य धारा है यानी कि जो बोलने के जो तरीका है उसमें पुनः वापसी कर सके वहाँ। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा तीसरा रहेगा। 20वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो बुद्धिमत्ता के बारे में जो दिया गया है इसमें सही कौन सा है? जैसे कि पहला क्या दिया गया है कि बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जाता है। दूसरा है कि बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। तीसरा है कि एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में से में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। और चौथा है कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ चौथा सही रहेगा। क्या बोला गया है कि बुद्धिमत्ता जो है विद्यालयों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए योग्यता से अधिक इम्पोर्टेंट है या फिर अधिक है। 21वां प्रश्न है, बच्चों में सृजनात्मक को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? क्या बोला गया है कि बच्चों में जो सृजनात्मक है उसे किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? इसका जो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, केवल अनुकरण द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि बच्चों में सृजनात्मक कार्य करना है, यानी कि बच्चे जो है पहली बार जो सृजन कर रहे हैं अपने, अगर किसी चीज़ का देख के करना है या फिर क्या करके कर सकते हैं वो, तो केवल अनुकरण करके वहाँ बच्चे जो है जो बड़ों को देखता है फिर उसी का अनुकरण करते हैं, उसका नकल करते हैं, तभी जाके वहाँ सीखना का स्टार्ट करते हैं, यानी कि सीखना प्रारंभ करते हैं। 22वां प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए? तो एक समावेशी जो कक्षा रहता है उसमें सूचना को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए? इसका जो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, जैसे कि शाब्दिक रूप में, दृश्य रूप में, मौखिक रूप में या फिर बहुल रूप में? सही जवाब आ जाएगा वहाँ बहुल रूप में, है ना, जितना हो सके, यानी कि उसके बहुल रूप में उसको प्रस्तुत करना चाहिए। वहाँ सभी तरीके से सूचना को प्रस्तुत करना चाहिए, लिख कर है, बोल कर है, संकेत करके है, या फिर कुछ भी तरीके से है, बहुल रूप से इसका प्रस्तुत करना चाहिए। 23वां प्रश्न है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? क्या बोला गया है कि शिक्षा की जो समकालीन नीतियों के आधार पर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? इसका जो आंसर क्या रहेगा, समावेशी शिक्षा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ये बार बार पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है कि समावेशी शिक्षा, जिसमें दिव्यांग बच्चों की जो शिक्षा है उसके मॉडल को यहाँ पर सुझाया गया है, उसके अलग अलग तरीकों को बताया गया है। 24वां प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्या बोला गया है, अधिगम की प्रक्रिया यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है, इनमें से निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, आपको ये बताना है। तो इसका जवाब क्या जाएगा, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। ये जो शब्द लिखा गया है वह गलत है। क्या लिखा गया है कि अधिगम प्रक्रिया में जो त्रुटियां और जो है गलतियां अप्रासंगिक है, ये शब्द गलत है, यानी कि कह सकते हैं इसका जो चयन तो यही है लेकिन गलत शब्द है। तो सही शब्द कौन कौन से हैं, जो बाकी का 3 है, जैसे कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। और जो है अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित रहते हैं। और तीसरा है यहाँ पर अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप में नहीं। तो ये बाकी सही है, दूसरे नंबर के गलत है। 25वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्ययन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा क्रम है? जैसे कि जो प्राथमिक कक्षा है, जो छोटे कक्षा है, उसमें संकल्प अध्ययन हेतु, तो इसका जो जवाब आ जाएगा मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। ये 2-3 चीज है, जैसे कि मूर्त सामग्री है और चित्र और संकेत, ये तीनों चीज जो है सर्वाधिक उपयुक्त है अधिगम के लिए। 26वां प्रश्न है, बच्चों के अधिगम
पर कक्षा के वातावरण पर काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुख अधिगम यानी कि वह अधिगम जो समझने पर जोर दे, है ना। तो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसका जो जवाब आ जाएगा सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। ये जो पहला आंसर रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। 37वां प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो जवाब दिया गया है दोस्तों, इसमें 3 कथन जो है गलत है और 1 कथन सही है। तो वह जो सही जवाब है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। क्या बोला गया है कि जो सक्रिय संकलन होता है तो उसी आधार पर यहाँ होता है, जो कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। और किस तरीके से चलता है? जो कि मध्य से बाहर की ओर चलता है या फिर शून्य से शिखर की तरफ चलता है। 28वां प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान की महत्ता पर बल देता है। तो किस चीज की महत्ता पर सबसे ज्यादा बल देता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा पारस्परिक क्रियाओं पर। जो पारस्परिक क्रिया रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो संबंधित जो क्रिया रहते हैं, इस चीज पर अधिगम में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म घटक और अभिप्रेरक का सही रूप में युग्म 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा का सही रूप में मिल 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म घटक और अभिप्रेरणा का सही रूप में मिला युग्म है? तो कौन सा जो सही तरीके से मिला युग्म है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक युग्म जो है सही रूप से मिला हुआ है। तो आंसर आ जाएगा जिज्ञासा, जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ का जिज्ञासा रहता है, किसी चीज़ का जानने की इच्छा है, तो कहाँ से उत्पन्न होता है? वहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा से, अंदर के मन से, जो अंतर मन से उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है जिज्ञासा, जो कि किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होता है। और 30वां नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ की सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जैसे कि यहाँ पर बोला क्या गया है, जैसे कि कोई विद्यार्थी है, अब उसमें संकल्पनात्मक समझ की सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो प्रस्तुत प्रक्रिया किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है, जैसे कि यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक है। जो प्रस्तुत क्रिया है और साथ ही जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। यही इसका सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों 31वां नंबर का प्रश्न है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसका आंसर बताना। जैसे कि क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का जो रहता है, उसके वर्तमान निदेशक कौन है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति है, दूसरा है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी है, तीसरा है प्रोफेसर हेमवती नंदन बहुगुणा है, और चौथा है प्रोफेसर जयश्री शर्मा है। इन चारों में से आपको ये बताना है कि इसका आंसर सही कौन सा है, यानी कि इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। हम लोग जो है इसके जो सिलेबस के आधार पर निरंतर क्लास चलेगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।